नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात करेंगे बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि लहरों के बीच फंसे लोगों की सांसें भी अटकी थीं जब ये वाकया हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं दानापुर दियारा इलाके की, जहां गंगा नदी में एक नाव तेज आंधी में फंस गई और बलखाने लगी और जैसे डोर से कटी कोई पतंग हो, इस तरीके का यह नजारा देखने को मिलने लगा। नाव पर सवार करीब 25 लोगों की सांसें अटक गईं। बहुत ही मुश्किल से नाव संभली और लोगों की जान में जान आई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। नाव पर सवार लोग पीपा पुल से कासिम चक जा रहे थे, इस दौरान यह गंभीर वाकया देखने को मिला। तो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नाव जिस तरह से बलखा रही है, एक गंभीर हादसा होते होते रह गया। लेकिन प्रशासन पर एक सवाल खड़ा होता है कि जहां तेज लहरों के बीच में नावों का परिचालन प्रतिबंधित है, ऐसे में नाव कैसे एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए चली? किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? और जो यात्री सवार थे, क्या इतनी मजबूरी उनकी थी कि वो नाव पर सवार हो गए, ज्यादा संख्या में सवार हो गए और नाव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उस पार ले जाने के लिए ठान ली? हालांकि जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि ये सतर्क करने वाली तस्वीरें हैं कि ऐसे हादसे ना हों। दिक्कत है और क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उतरिए चढ़िए और क्या मुश्किल है। गंगा के बीच में हवा बहता है तो तूफान लहर मारता है, डूबने का डर रहता है, यही सब समस्या है और क्या। तो इन तस्वीरों से कुछ सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसे को न्योता क्यों दिया जा रहा है। सवाल कई हैं। सवाल यह है कि बारिश के दौरान दुर्घटनाओं से सबक क्यों नहीं ली जाती। सवाल यह है कि ओवरलोडिंग की मनाही के बावजूद परिचालन क्यों किया जा रहा था। जो सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है, हर बार ये सवाल हम पूछते हैं, ओवरलोडिंग की मनाही के बावजूद नावों का परिचालन आखिर क्यों हो रहा था। घाटों की रेगुलर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती? अगर पेट्रोलिंग होती तो इसके परिचालन पर रोक लग जाती। बरसात के दौरान दुर्घटनाओं से सबक लेना बेहद जरूरी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के कोझिकोड में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। हादसा इतना भीषण था कि आगे से प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया और इस हादसे में पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह घटना कल शाम 7:45 पर हुई और जगह थी करीमपुर हवाई अड्डे पर, जहां यह विमान दुबई से आ रहा था और इसमें 191 यात्री सवार थे। तो एक साथ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे से फिसला विमान, 2 हिस्सों में कैसे वो टूटा। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है। विमान का मलबा बिखर गया 2 टुकड़ों में और इधर हादसे में जिन पायलट्स की मौत हुई है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। चलिए, घटना हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। केरल विमान हादसे के बाद देश भर के छोटे एयरपोर्ट और इनके जो रनवे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। पटना एयरपोर्ट की गिनती भी ऐसे ही असुरक्षित एयरपोर्ट में होती है। यहां का रनवे बेहद छोटा है। पटना एयरपोर्ट का रनवे कोझिकोड से करीब 2500 फीट कम लंबा है और यही नहीं, रनवे से चंद दूरी पर दीवार भी है जो कम खतरनाक नहीं है। पटना एयरपोर्ट से खास जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। केरल में हुए विमान हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं उन सारे एयरपोर्टों पे जो खतरनाक माने जाते हैं। और अभी आपको बता दूं कि देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पटना एयरपोर्ट पे लैंडिंग जो है वो कितना खतरनाक होता है। अगर तुलना करें केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे से, तो वहाँ का रनवे जहाँ पे हादसा हुआ है वो 9000 फीट की थी, जबकि ये पटना का एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ 6000 फीट का है। और आपको बता दूं कि जैसे ही ये रनवे खत्म होता है, खत्म होते ही यहाँ की बाउंड्री शुरू हो जाती है। चंद फीट के दूर पे जो है ये बाउंड्री यहाँ पे है। अगर यहाँ पे पायलट से थोड़ी सी भी चूक होती है, ब्रेक लगाने में थोड़ी सी भी देर हुई, तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। और पटना का एयरपोर्ट इन्हीं मामलों में जो है कई बार खतरनाक माना जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ठीक बगल में जू है, जू के लंबे लंबे जो पेड़ हैं वो खतरनाक बताए जाते हैं। यहाँ के एयरपोर्ट के बगल में बहुत सारे फुलवारी में जो दुकानें हैं, जहाँ पे
बर्ड हीट का मामला जो है वो सामने आता है। तो अगर बात करें छोटे और ख़तरनाक एयरपोर्ट की, तो पटना का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी ख़तरनाक बताया जाता है। आपको बता दूं कि सन 2000 में यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ था, लैंड क्रैश हुई थी जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हुई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का पटना का जो ये एयरपोर्ट है काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि इसके लिए बिहटा में जो है वो नए एयरपोर्ट की तैयारी की गई है, लेकिन वो मामला भी जो है वो काफ़ी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन का मामला जो है जिसके कारण काफ़ी देर हो रही है और आने वाले 2022 तक वो पूरी होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो पटना का जो एयरपोर्ट है, एक बात इसमें सबसे बड़ी देखने में आती है कि जो बारिश का जो दिन होता है, बारिश के दिनों में पटना के एयरपोर्ट पे पानी लगता है जिसके कारण ब्रेक लगाने में परेशानी होती है। हादसा को जो वो कई बार जो है वो हादसा होने का खतरा होता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो पटना का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आपको एक बड़ी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं। सुशांत केस में क्या डेवलपमेंट है ये हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि रिया की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार दाखिल करेगी जवाब। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाना है सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और जांच की जो प्रगति है उसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ये दाखिल की जाएगी कि जिन 50 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई या जांच हुई उसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध करेगी, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस सक्षम है, वो अपनी जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन उसका एंगल क्या था इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद जब बिहार की टीम पहुंचती है, जिस तरह से उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, तो इससे पूरा मामला यहां से बदलता है। उसके बाद सीबीआई की सिफारिश, सीबीआई को केस देने के बाद यह मामला रोज एक नए पैतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर की जांच की जो प्रगति की जो रिपोर्ट है उसे सौंपा जाना है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध भी करने वाली है। तो लगातार इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है और हर रोज केस से जुड़े आरोपियों, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो संपत्ति संबंधी मामले में 5 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 6 अगस्त को केस में आरोपी सैमुअल मिरांडा से 10 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ हुई है। सिद्धार्थ पिठानी से ईडी ने पूछताछ की। एक साथ 5 तस्वीरें, सभी तस्वीरें हलचल पैदा करती हुई, क्योंकि इसमें पूछताछ हुई, लेकिन ईडी को क्या जवाब मिला इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एक डेट और दी जा रही है जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो रिया है उनके भाई से सोमवार को पूछताछ होगी। यह भी बड़ी खबर हमने आपको बताया है। और इसके अलावा 10 घंटे, कहीं 8.5 घंटे, कहीं 6 घंटे पूछताछ ईडी की चलती रही। तो सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। रिया से जुड़े कई सवाल जिनकी जानकारी न्यूज़ 18 को मिली और इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की तरफ से पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोविक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज़ 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी?
आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं कि जिनसे अब तक पूछताछ हुई है उनका सुशांत और रिया के साथ क्या रिश्ता था और उनसे पूछताछ में किस मुद्दे पर सवाल किए गए। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। 8.5 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई और संपत्ति और कंपनी पर सवाल किए गए। ईडी की जांच बढ़ती जाती है और ऐसे में रिया चक्रवर्ती के जो दोस्त हैं उनसे पूछताछ होती है तकरीबन 10 घंटे। इनसे भी उसी बारे में सवाल होता है। शोविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं, इनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ, संपत्ति और कंपनी के बारे में पूछताछ होती है। श्रुति मोदी जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर थी, 5 घंटे तक पूछताछ इनसे हुई। रितेश शाह जो कि रिया चक्रवर्ती के सीए हैं, 6 घंटे से अधिक पूछताछ हुई और संपत्ति पर इनसे सवाल पूछे गए। खुद रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, 8.5 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। और चलिए इसके बाद एक बड़ी खबर यह कि मुंबई में 5 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आखिरकार पटना लौट आए, लेकिन अपने पीछे बीएमसी के लिए कई सवाल छोड़ आए हैं, जिससे बीएमसी की किरकिरी शुरू हो गई है। मुंबई से पटना लौटे विनय तिवारी। बीएमसी ने क्वारंटीन से किया मुक्त। सुशांत केस की जांच करने गए थे विनय। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। विनय तिवारी के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर डीजीपी को देखकर विनय तिवारी का हौसला और बढ़ गया। बढ़े भी क्यों ना जब डीजीपी खुद रिसीव करने गए हों। ये चैप्टर क्लोज हुआ ना भाई, आ गए, हम खुश हैं। हमने उनको धन्यवाद भी दे दिया है। बाकी हम लोगों को जो करना होगा, हमको क्या करना है, सीबीआई जो करना करेगी, हमको क्या करना है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज केस की जांच के सिलसिले में विनय तिवारी 2 अगस्त को मुंबई गए थे। उसी रात बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपत्ति जताई थी। करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून मैंने बोला ठीक है, जो भी आपका नियम है हम उसका पालन करेंगे। सही है कि बाकी चारों को, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था, और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा व्यवहार था। बिहार पुलिस ने भी पत्र लिखकर क्वारंटीन से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उसके बाद भी बीएमसी ने विनय तिवारी को नहीं छोड़ा। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो एडीजी मुख्यालय ने गुरुवार को दोबारा बिहार पुलिस की ओर से बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखा। उसके बाद बीएमसी ने शर्तों के साथ विनय तिवारी को क्वारंटीन से मुक्त किया। पहले ही कि ये जो भी हुआ है मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ और इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया था, ये प्रक्रिया थी बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की चल रही थी। तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ और इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। बीएमसी के अधिकारियों ने विनय तिवारी के साथ जो सुलूक किया वो कतई उचित नहीं था। 5 दिन मुंबई में क्वारंटीन रहने के बाद जांच का हिस्सा बने बिना ही विनय तिवारी शुक्रवार की देर शाम पटना लौट आए हैं, लेकिन कई सवाल बीएमसी के लिए छोड़ आए हैं, जिससे बीएमसी की किरकिरी हो रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। मुंबई में जांच को क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन अगर बिहार आएंगे तो यहां कोरोना बेलगाम है। बिहार में कोरोना के मरीजों की जो संख्या 71,794 हो गई है और अब तक 400 लोगों की कोरोना से बिहार में जान जा चुकी है।
कोरोना के बढ़ते आंकड़े बिहार के लिए चिंता का सबब है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि राज्य में कोरोना की जांच की रफ्तार काफी तेज हो गई है। तो इसे समझने के लिए इस ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए। 3 अगस्त को पूरे राज्य में 36,524 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 2,297 पॉजिटिव केस मिले। 4 अगस्त को यह आंकड़ा क्या होता है, 38,215 पहुंच जाता है, जिनमें से 2,464 केस पॉजिटिव मिलते हैं। 5 अगस्त को 51,924 सैंपल्स की जांच होती है, जिनमें से 2,701 केस पॉजिटिव मिले। 6 अगस्त को 60,254 सैंपल की जांच हुई, 3,416 केस पॉजिटिव मिले। कल यानी कि 7 अगस्त की अगर बात करें तो 71,520 सैंपल की जांच हुई और 3,646 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। तो यह रिपोर्ट है। चलिए इस खबर को भी समझते हैं। ज्यादा जांच से ज्यादा मरीजों की पहचान होगी, इसका सीधा मतलब यही है कि ज्यादा जांच होगी तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव लोग हैं तो उनका पता चल पाएगा। चलिए इसके बाद यह है कि इस खबर में कि संक्रमितों की पहचान संक्रमण को रोकने में काफी कारगर होगी, और जहां संक्रमण थमा वहां ज्यादा जांच हुए, एहतियात बरते गए। स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए जांच काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जांच से मरीजों की पहचान होगी, तो ये खबर के मायने हैं जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार को करोड़ों की योजना का सौगात देने वाले हैं, और आपको यह बताएं कि मुख्यमंत्री हर शनिवार को सीएम परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, और इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों में 1000 लाभुकों को अनुदान राशि, वाहन का वितरण करेंगे, और इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप के निर्माण समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मंत्री परिवहन विभाग से अध्यक्ष बिहार सड़क सुरक्षा परिषद संतोष कुमार निराला ने ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप निर्माण की मंजूरी दी है। प्रति बस स्टॉप निर्माण की लागत 1,90,300 रुपए है, और इस योजना के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुल 9,51,50,000 रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भी ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 बस स्टॉप के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और खबर यह भी है कि लंबे इंतजार के बाद आज 134 करोड़ की लागत से बने 235 बेड के आईजी के नए भवन का उद्घाटन होने वाला है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आईजीआईसी के नए भवन का उन्होंने निरीक्षण किया था, पूरी व्यवस्था का हाल जाना था। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात बताया है। ये बहुत बड़ी सौगात मिलेगी राज्य की जनता को जब इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अपने नए भवन में काम करने लगेगा। लगभग 60 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावे 54 करोड़ रुपए का उपकरण इसमें लगाया जाने वाला है, और लगभग 20 करोड़ के फर्नीचर इसमें लगेंगे। तो कुल मिला के यह अस्पताल जो होगा उसमें 134 करोड़ रुपए पूरे तरीके से खर्च होंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसके भवन का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा मरीजों को देखने का काम शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाढ़ से उपजे हालात की। तो खबर यह है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में खतरा बना हुआ है। पटना के गांधी घाट में जलस्तर 48 मीटर है, जबकि दीघा घाट का जो जलस्तर है वो 49 मीटर पार कर गया। अगर कुछ फीट और भी पानी बढ़ता है, जलस्तर में इजाफा होता है, तो पटना के कई इलाकों की परेशानी बढ़ सकती है। हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने जायजा लिया है। बिहार के कई नदियों का जल स्तर बढ़े रहने के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा इलाके हैं जहां पे बाढ़ की स्थिति है। अगर बात गंगा की करें तो गंगा का भी जल स्तर जो है वो काफी बढ़ा है। अभी हम पटना के गांधी घाट पे हैं, और गांधी घाट की बात करें तो यहाँ पे गंगा जो है उसका जो लेवल है वो जो खतरे का निशान है लगभग उसे थोड़ा सा नीचे है। 48 मीटर जो है यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अगर दीघा घाट की बात करें तो वहाँ 49 मीटर जो है उससे पार कर गया है गंगा का जो जलस्तर है, और ये जलस्तर जो है काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। हालांकि खतरनाक के निशान से काफ़ी नीचे है। अगर यही
1-2 फीट की दूरी और बढ़ जाए और थोड़ा सा अगर जल स्तर और बढ़ जाए तो पटना के कई इलाके ऐसे हैं जिस पर खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि पटना का जो मनेर है, मनेर का जो हल्दी छपरा का जो गांव है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। बिंद टोली है जिसमें पानी घुसने की संभावना रहती है। नासरीगंज का इलाका जो है जिसके निचले स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे जो गाँव है वो पूरी तरह से पानी में डूबने का जो खतरा है वो हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि गंगा का जलस्तर जिस ढंग से बढ़ा है ये काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है। अगर चंद फीट की पानी जो है और अगर बढ़ती है तो स्थितियाँ काफ़ी बुरी हो सकती हैं। आपको एक बात और बता दूं कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि लगातार जो है वो नाव पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे बैठ करके सवारी करते हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार हिदायत देती है कि कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके जो लोग हैं वो नाव की सवारी करते हैं। आपको बता दूं कि मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार अभी जो है अगर कल से जो भारी बारिश है वो हो सकती है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में जो है वो चक्रवाती तूफान और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगर कल से यहाँ पे बिहार में भारी बारिश होती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबर